हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, बीच में छूट गया था, है ना। लास्ट टॉपिक जो था हमने पढ़ा हुआ वो था हीट इंजन का साइकिल। उससे पहले हमने पढ़ा था हीट इंजन और उसके बाद में हमने पढ़ा था हीट इंजन साइकिल, है ना। आज हम उसका उल्टा पढ़ेंगे। इसमें देखो वर्ड ऐड है रिवर्स हीट इंजन, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में है हीट पंप और एक ऐड करना था एयर कंडीशनर। ये सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रिवर्स हीट इंजन, है ना। इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होगा और उसी वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एयर कंडीशनर काम करेगा, ठीक है। तो हीट इंजन हमने पढ़ा है, उसके आगे वर्ड लगा है रिवर्स, तो उसके उल्टा होगा। तो पहले क्या करते हैं, इस रिवर्स हीट इंजन को पढ़ने से पहले हम हीट इंजन को रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। इसमें क्या था, 2 तरह के रिजर्वायर थे। एक था हॉट रिजर्वायर जिसमें हीट थी QH जितनी, एक था कोल्ड रिजर्वायर QC जितनी हीट थी उसमें, और बीच में हम ये मेन पार्ट लगाते थे हमारा हीट इंजन, है ना। क्या होता था, नेचुरल लॉ, नेचुरल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। TH विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन TC, इधर का टेम्परेचर है TC। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, किससे, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर से। नेचुरली हीट कहां से कहां तक फ्लो होगी, ऐसी हॉट टू कोल्ड रीजन, ठीक है, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। और बीच में हमें हमारा इंजन फिट कर रहे थे, तो ये बीच में जो इंजन फिट करा है वो क्या करेगा, हीट लेगा QH जितनी और हमको इससे कुछ ना कुछ काम करके देगा। आउटपुट क्या है हमारे इंजन का, वर्क। हीट इंजन का आउटपुट क्या है, वर्क। मतलब क्या, कुछ तो हीट, जितनी हीट दी है, कितनी हीट दी है उसको QH, उसमें से कुछ हीट वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इस हीट इंजन को इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, हीट एनर्जी, और आउटपुट क्या करके दे रहा है, उनको वर्क करके दे रहा है। कौन सा वर्क करके दे रहा है, ऐसा लिखेंगे हम, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। कौन सा वर्क, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क करके देता है, ठीक है। हीट इंजन पता होगा तब रिवर्स हीट इंजन सीखोगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आउटपुट ए होता है इसके लिए और इनपुट ये होता है, और यही इसी को हम बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको, इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ हीट कहाँ पे चला जाता है, बाकी का बचा हुआ हीट हमारा कोल्ड पे चला जाता है। और हमने एग्जांपल लिया था मोटर अपनी जो है बाइक, मोटर बाइक जो है अपनी, है ना, उसका लिया था, ठीक है। और ये जो हीट का फ्लो होने का काम, ये हीट अपने आप फ्लो होगी क्या, नहीं, उसके लिए एक वर्किंग सब्सटेंस लगता है। हमारे इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कौन सा था, पेट्रोल था, गैसोलीन था, या फिर डीजल हो सकता है ना। ये थी हमारी इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट यहाँ से निकलता है वर्क, कौन सा, मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या देते हैं हम उसको, हीट एनर्जी। कहाँ से है इनपुट, इधर है, ठीक है। और कैसे निकलते हैं फिर, QH एक साइड में अंदर आने वाला और ये दोनों बाहर वाला, मतलब जो QH है उसमें से कुछ वर्क हो जाएगा, बाकी का वर्क निकल गया, वर्क में बाकी की हीट चली गई, है ना, वर्क में, और बाकी बची हुई हीट उधर चली गई। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, QH माइनस QC। तो W इज इक्वल टू क्या, QH माइनस QC अपॉन QH। बस यही है हमारा इफिशियंसी, ईटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। टेम्परेचर के टर्म्स में क्या आता है, टेम्परेचर के टर्म्स में आता है TH माइनस TC अपॉन TH। क्यू को हटा देंगे, टेम्परेचर लिख देंगे। ये था इफिशियंसी, ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे रिवर्स हीट इंजन के लिए। यहाँ पे देखो एकदम नेचुरल लॉ फॉलो हो रहा है। क्या नेचुरल लॉ फॉलो हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हमारी हीट पास हो रही है, ये नेचुरल लॉ है ना। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोल लो, या आगे जब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें क्या है कि लॉ बोलता है कि नेचुरली, मतलब ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन मतलब खुद ब खुद, अपने आप हीट जो है ना, वो कभी भी हाई टेम्परेचर से या फिर हॉट रीजन से कहा जाता है हमेशा हीट कोल्ड रीजन तक जाता है। ये अपने आप, ऑन इट्स ओन, अपने आप कभी भी ऐसा ही होगा, है ना। एक हॉट बॉडी लेके आओ, एक कोल्ड बॉडी लेके आओ, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम है।
हमेशा हीट ऐसी ट्रैवल होगी ऑन इट्स ओन, अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है, हीट अपने आप ट्रैवल होगी, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप नेचुरल प्रोसेस में हीट हमेशा हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन फ्लो होती है। और वही कंसेप्ट हम किस में यूज करते हैं, हीट इंजन में यूज करते हैं। लेकिन आज जो चीज हम देखने जा रहे हैं वो है रिवर्स हीट इंजन। मतलब आज हम उल्टा पढ़ेंगे। हम उल्टा क्या पढ़ेंगे कि ऐसा करने का ट्राई करेंगे, कोल्ड रीजन से हीट फ्लो कराएंगे हम कहाँ तक, हॉट रीजन तक, जो कि ऑटोमेटिक बाय नेचर के विरुद्ध है ना, बाय नेचर वो अपोजिट है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम फोर्स करेंगे, हम फोर्सफुली वो काम करेंगे, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन हम हीट पास करेंगे। ये क्या है, नेचर के विरुद्ध है, नेचर के विरुद्ध है, अपोजिट है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमको फ्रिज के अंदर ठंडा चाहिए, एयर कंडीशनर जब हम यूज करते हैं रूम हमको ठंडा चाहिए, है ना, और हीट पंप उसको क्यों बोलते हैं वो भी बात हम करेंगे। ठीक है, ये था हमारा हीट इंजन। अभी हम, ये तो जस्ट रिवीजन था, हीट इंजन का पूरा वीडियो आपको दूसरा मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अभी हम पढ़ते हैं रिवर्स हीट इंजन, जिसके अंदर उल्टा काम होगा, है ना, हीट को कहाँ से कहाँ तक फ्लो कराएंगे अपन, कोल्ड से हॉट तक। चलिए वो देखते। तो चलिए रिवर्स हीट इंजन में क्या होगा, अभी पहला बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, या फिर ये जो कंसेप्ट है, ये जो भी चीज है ना, रेफ्रिजरेटर बोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, या एयर कंडीशनर, ये उल्टा काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। किसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हीट इंजन काम कर रहा था उसके बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या, ये कोल्ड रिजर्वायर है क्यूसी, जिसका टेम्परेचर है टीसी, ये हॉट रिजर्वायर है जिसके अंदर हीट है क्यूएच, जिसका टेम्परेचर है टीएच। और नेचुरल लॉ के हिसाब से हीट इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट पास होती है, बीच में हम क्या लगा देते हैं, इंजन लगा देते हैं, वो हमको वर्क दे देता है अपने आप, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से हीट उठाएंगे। कितनी हीट उठाएंगे, क्यूसी, अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे बंदोबस्त, है ना। और यहाँ पे हीट जाएगी कितनी, क्यूएच, ठीक है। और ये बीच में जो लगा है वो है हमारा रिवर्स हीट इंजन। रिवर्स हीट इंजन, ये जो रिवर्स हीट इंजन है ये उल्टा है। देखो थोड़ा याद करो, हीट इंजन में हमको वर्क मिलता था, यहाँ पे हमको वर्क डालना पड़ेगा। वर्क मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम। हम कर रहे हैं ना फोर्सफुली, नेचुरली नहीं कर रहे, तो हमको बाहर से कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये हीट लेंगे कोल्ड रिजर्वायर से, क्यूसी खींचेंगे, उसको हीट को खींचेंगे। खींचने का काम कौन करता है, पंप। खींचने का काम कौन करता है, पंप। कैसे, मान लो पानी है हमारा, जो जनरली क्या होता है, जो हमारा घर का टेरेस होता है, छत होता है, छत पे हम पानी की टंकी रखते हैं, और जो जहाँ पे हमारा पानी आता है म्यूनसिपालिटी से या फिर जो भी है जहाँ से भी आता होगा, ठीक है, तो हमको क्या, पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता है, पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता है। हाँ, ऊपर से नीचे आ सकता है, पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ सकता है, वो नेचुरल रूल है, नेचर है। लेकिन पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हम क्या लगाते हैं, पंप लगाते हैं। क्यों, हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, नेचर के लॉ के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो वो काम करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, पंप। और पंप को काम कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये वर्क देते हैं। देखो हीट इंजन में क्या था, हीट इंजन में हीट एनर्जी का कन्वर्शन हम करते थे मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होगा, रिवर्स हीट इंजन में क्या होगा, वर्क हम डालेंगे इसके अंदर, वर्क हम डालेंगे और आउटपुट क्या मिलेंगे हमको, हीट एनर्जी। आउटपुट क्या मिलेगा, हीट एनर्जी। देखो एक जंक्शन मान लो, इसके अंदर इनपुट दो चीजें जा रही है, एक क्यूसी जा रहा है, एक वर्क जा रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है, बाहर मिल रहा है हीट। क्यूएच क्या है, हीट है। इनपुट क्या डाल रहे हैं हम, वर्क। हीट इंजन के एकदम अपोजिट, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स हीट इंजन। तो पंप का मतलब समझ में आ गया आपको, नेचर के विरुद्ध फ्लो करा रहे हैं ना हम कोई भी चीज, तो पंप की लगती है जरूरत, है ना। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है अपने आप, पंप की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाना है तो नेचर के विरुद्ध काम करना है तो पंप लगेगा। सिमिलर यहाँ पे हीट जो है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने, ठीक है। लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा। हीट का क्या करना पड़ेगा,
पंपिंग। इसलिए ये जो अरेंजमेंट है रिवर्स हीट इंजन को दूसरा नाम है हीट पंप भी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये काम होता कैसे है, ये जो काम है वो होता कैसे है? चलो ये हमने बोल दिया कि ये हीट पंप है। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर से हम हीट खींच रहे हैं और दे रहे हैं हॉट रिजर्वायर, मतलब नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन ये होता कैसे है ना? तो वो हम पढ़ेंगे किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। ऊपर का जो आइडिया आपके बुक में दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस लगता है। जैसे हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कौन सा था? हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस था हमारा पेट्रोल, डीजल वगैरह, है ना? तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? इस नाम है रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एक फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, केमिकल है ना? जो हमारा डीओ का बॉटल आता है ना, उसके जैसे बॉटल में गैस फॉर्म में आता है, मतलब जब बॉटल में होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो अपना रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के जब पीछे जाओगे आपको कंप्रेसर दिखेगा, कंप्रेसर की टंकी दिखेगी, उसके अंदर अपन वो गैस भर देते हैं। अपने को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी लाइफ टाइम जो है हम कभी भी उसमें गैस नहीं भरते, लेकिन कभी कभी ट्यूब में लीकेज आ जाता है ना, तो हमको गैस भरना पड़ता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो है हमारा दुकान में, मॉल में मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो जैसे हीट इंजन में हम वर्किंग सब्सटेंस लेते थे पेट्रोल, डीजल वगैरह, यहाँ पे भी एक वर्किंग सब्सटेंस लगेगा। कैसे? हॉट रिजर्वायर से, मान लो जब हीट इंजन पढ़ रहे थे, ये हॉट रिजर्वायर था, ठीक है, ये कोल्ड था। ये हीट यहां से यहां तक लेके जाने के लिए हमको वर्किंग सब्सटेंस लगता ही है ना। हीट अपने आप कैसे फ्लो होगी? उसको कैरियर चाहिए, है ना? तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल हॉट रिजर्वायर में जलता है, फिर उसका गैसेस फॉर्म में रूपांतर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर हो जाता है वो गैसेस फॉर्म में, है ना? उसके बाद में यहाँ पे आता है। तो पेट्रोल एक ऐसा वर्किंग सब्सटेंस था कि जिसकी हेल्प से जो खुद हीट होके फ्लो होगा और उसके साथ साथ हीट इंजन को मिलेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हम क्या कराएंगे, जो एज अ कैरियर बनेगा, जो हीट को फ्लो कराएगा। ठीक है, एक रिजर्वायर से लेके दूसरे रिजर्वायर तक कैसे, वो देखते हैं। इसमें दो प्रोसेसेस होती है, दोनों भी प्रोसेसेस फोर्स्ड होती है। नेचुरली इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाहर से हमको फोर्स करना पड़ता है, बाहर से काम डालना पड़ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क सिस्टम पे हो रहा है। ठीक है, एक होता है फोर्स्ड एवापोरेशन एंड एक्सपांशन, और दूसरा प्रोसेस होता है फोर्स्ड कंडेंसेशन और कॉम्प्रेशन एंड लिख देते हैं कॉम्प्रेशन। बस खत्म, ये दो प्रोसेसेस होती है और आपका रेफ्रिजरेटर का काम हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जब पढ़ेंगे तो उसमें दो कॉइल्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ज्यादा खेल है ना, वो किसका है? प्रेशर का बहुत ज्यादा खेल होता है। प्रेशर कम ज्यादा करता है और अपना काम बन जाता है, कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाल के हॉट रिजर्वायर तक दे देते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या है, उसी में सारा चीज पढ़ लेंगे तो बार बार, मतलब आपकी बुक में 2 बार एक्सप्लेनेशन दिया है, हम एक ही बार में एक्सप्लेनेशन देके उसका खत्म कर देंगे। ठीक है, रिवर्स हीट इंजन आपको समझ में आ गया होगा क्या है? वो नेचर के उल्टा काम करता है। कोल्ड रिजर्वायर से हीट हम फ्लो कराते हैं कहाँ तक? हॉट रिजर्वायर तक, जो नेचर के उल्टा है। लेकिन वो करने के लिए अपने आप नहीं होता है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ता है। और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम करने के लिए हमको एक चीज की हेल्प लगती है, जो मतलब हीट को फ्लो कराने के लिए, उस चीज को बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। और कोल्ड रीजन से हीट निकालना और उसको हॉट रीजन में देने के लिए 2 प्रोसेसेस हमको करनी पड़ती है। एक होता है फोर्स्ड एवापोरेशन एंड एक्सपांशन, और दूसरा होता है फोर्स्ड कंडेंसेशन एंड कॉम्प्रेशन। वो कैसे करते हैं वो हम रेफ्रिजरेटर इस टॉपिक में पूरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेशन इज आर्टिफिशियल कूलिंग, आर्टिफिशियल कूलिंग।
अपने आप कूल नहीं होगा, हमको कूल करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड रिमूवल। कौन सा फोर्स्ड, अपने आप नहीं होगा, अपने आप हीट रिमूव नहीं होगी। द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन। कहां से हीट रिमूव करेंगे अपन, कोल्ड रीजन से, ठीक है। एंड रिजेक्टिंग इट टू द हॉट रीजन, दिस is the process which is involved when we study the working of refrigerant और रेफ्रिजरेटर, है ना। क्या करेंगे, अपने आप कोल्ड रीजन से हीट जो है वो हॉट रीजन तक नहीं जाएंगे, उसके लिए फोर्स करना पड़ेगा। द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड रिजेक्टिंग दैट हीट टू द हॉट रीजन, ठीक है। ये सारा होता है किसमें, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस कौन सा होगा, वर्किंग सब्सटेंस पहले ही बता दिया, क्या है, जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, और वो क्या होगा, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन बॉटल्स मिलती है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है, इसमें ना दो तरह की कॉइल्स होती है, दो तरह की कॉइल्स होती है। एक एवापोरेशन कॉइल्स होती है कॉइल, और दूसरी होती है कंडेंसेशन कॉइल, दूसरी होती है कंडेंसेशन कॉइल। ये दो कॉइल हो गई। मैं ना वर्किंग आपको पूरा बताऊंगा, आपके बुक में बहुत कॉम्प्रेस दिया है सब्सटेंस, सॉरी सिलेबस, मैं उसको थोड़ा लंबा करके बताऊंगा ताकि आपको वर्किंग जो है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। एक कॉइल ऐसी है, मतलब ये दो होती है, यहाँ पे दो बता रहा हूं मैं, एक्चुअली वो एक ही होती है। अभी इसमें दो क्यों, क्योंकि हम जब रेफ्रिजरेटर को देखते हैं, ठीक है, बाहर हमको जब पीछे जाते हैं हम, तो हमको कॉम्प्रेसर दिखता है, और हमको जो कॉइल दिखती है ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जो कॉइल होती है बाहर दिखने वाली, पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे, वो वाली होती है कंडेंसेशन कॉइल। लेकिन जो कॉइल है वो सिर्फ बाहर नहीं होती है, वो अंदर भी होती है, ठीक है। लेकिन अंदर सब जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो भी फाइबर का बॉडी होता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर ढक जाता है। तो अंदर की जो कॉइल है उसको बोलते हैं एवापोरेशन कॉइल, और बाहर की जो कॉइल है ये अंदर होती है, ठीक है, और ये होती है बाहर पीछे, ठीक है। तो बाहर की कॉइल को बोलते हैं कंडेंसेशन कॉइल। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉम्प्रेसर। जब भी आप अगर गए हो बाजार में रेफ्रिजरेटर लेने घर वालों के साथ, तो वहां पे वारंटी लिखी होती है, रेफ्रिजरेटर जो है आपका वहां पे वारंटी होती है 15 साल 20 साल, और रेफ्रिजरेटर की वारंटी नहीं होती है, वो वारंटी होती है कॉम्प्रेसर, क्योंकि कॉम्प्रेसर इज द हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। जब भी आप बोला, मान लो आपका फ्रिज खराब हो गया है ना, आप जब भी उनको बुलाओगे ना, वो कॉम्प्रेसर चेक करता है। क्या चेक करता है, कॉम्प्रेसर की। कॉम्प्रेसर अगर ढंग से काम कर रहा है तो आपका फ्रिज रेफ्रिजरेटर ढंग से काम कर रहा है। कॉम्प्रेसर इट इज द हार्ट, इट इज द हार्ट ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। चौथा है एक्सपांशन वाल्व। ये भी बहुत जरूरी होता है, ये वाल्व। एक्सपांशन नाम ही बता रहा है कि एक्सपांड होगा। तो ये चारों चीजें मिलके क्या करते हैं, कोल्ड रीजन से हीट लेते हैं और हॉट रीजन में हीट को रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर कोल्ड रीजन कौन है, या फिर कोल्ड रीजन है हमारा फ्रीजर। मान लो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर होता है ना, जिसमें पानी का बर्फ होता है, वो वाला रीजन। और हॉट रीजन कौन सा होगा बताओ, हॉट रीजन हमारा होगा सिंपल एटमॉस्फेयर। बाहर रेफ्रिजरेटर के बाहर जितना भी है वो पूरा का पूरा क्या है हमारा एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा हम बोल देंगे हॉट रीजन। और ये प्रोसेस में क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर, कोल्ड रीजन का टेम्परेचर हम एम्बिएंट टेम्परेचर से हमेशा कम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या, बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर के अगर पीछे जाओगे आप तो आपको गर्म लगेगा, वो क्यों लगेगा वो भी बता देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, दो चीजें हैं, ये है उसका क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स, रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट्स, इवापोरेशन कॉइल, कंडेंसेशन कॉइल, कंप्रेसर विच इज द हार्ट, और चौथा है एक्सपांशन वाल्व, ठीक है। कोल्ड रीजन कौन सा होगा, फ्रीजर। हॉट रीजन कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं उसका वर्किंग। हाँ, वर्किंग सब्सटेंस कौन सा लेंगे? वर्किंग सब्सटेंस लेंगे हम फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी देखते हैं किस तरह से रेफ्रिजरेटर हमारा काम करेगा। वर्किंग में हमको क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कोल्ड रीजन से हीट खींचना है, लॉ के नेचुरल लॉ के विरुद्ध काम करके हीट खींचना है, हॉट रीजन में देना है। कोल्ड रीजन कौन सा है? फ्रीजर। हॉट रीजन कौन सा है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। मान लो ये हमारा फ्रिज है ना, ये उसके अंदर हमारा फ्रीजर है, उसके अंदर ये क्या है? हमारा फ्रीजर। ठीक है, यहां से ऐसा ही नहीं है, जस्ट स्कीमेटिक है। यहां से एक ट्यूब निकालेंगे अपन, ऐसी ट्यूब गई, ये सारी ट्यूबिंग जो होती है वो सब आपका फाइबर बॉडी जो है रेफ्रिजरेटर का, आपके फ्रिज के अंदर का जो रेफ्रिजरेटर है उसके पीछे होता है। और यहाँ पे आपका होता है कॉम्प्रेसर। यहाँ पे आपका क्या है? ये कॉम्प्रेसर। ठीक है, कॉम्प्रेसर से भी बाहर एक ट्यूब निकलती है, ऐसी जाएंगी। ठीक है, ट्यूब अभी इसके पीछे नहीं जा सकता हूँ तो यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसा 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 ऐसा, समझ जाओ, ये वो कॉइल है। ठीक है, उसके बाद भी इधर, इसके बाद में इधर। ड्राइंग थोड़ा खराब है मेरा। और यहाँ पे जैसे ही आता है, यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा ट्यूब कर देते, ये जो नैरो है ना और नैरो कर देते हैं ट्यूब को, ऐसा। ठीक है, ये कुछ थिकनेस है, ये सेम थिकनेस है, सेम थिकनेस। चलो ये ना और ठीक है, चलो इतने से काम चला लेंगे। ये कॉम्प्रेसर है। ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन कॉइल। कौन सी कॉइल है ये? कंडेंसेशन कॉइल। ये कहाँ होती है? ये पीछे होती है। और इधर जो एक ही कॉइल निकाला हूं मैं, बहुत सारा होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, इधर भी अंदर के साइड भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन बोलेंगे एवापोरेशन कॉइल। एवापोरेशन कॉइल। ठीक है, इधर होगा एक्सपांशन वॉल, इधर होगा आपका एक्सपांशन वॉल। ठीक है, और ये है आपका कॉम्प्रेसर। आपके बुक में और एक डायग्राम बनाई है, वो जस्ट ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे कॉइल से, ठीक है, यहाँ पे एक्सपांशन वॉल बताया है, एक्सपांशन वॉल। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेसर है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन कॉइल है, ऐसा वाला डायग्राम है। ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है, ये है कंडेंसेशन कॉइल, कंडेंसेशन कॉइल, ये है एवापोरेशन। ठीक है, कॉम्प्रेसर क्या करेगा? प्रेशर बढ़ा देगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम। आप बुक भी पढ़ो, वीडियो भी देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वर्किंग पढ़ते हैं। मैंने बोला 4 कंपोनेंट है, कौन से? एवापोरेशन कॉइल, कंडेंसेशन कॉइल, कॉम्प्रेसर, एक्सपांशन वॉल। ये फ्रीजर है, या फ्रिज का अंदर का पूरा एरिया है, और यहाँ पे बाहर क्या है? अपना एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है? वर्किंग सब्सटेंस है हमारा फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जो लगेगा हमको। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रोसेस क्या होगा? हम हमारा प्लग डाल देंगे, है ना। रेफ्रिजरेटर चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम इस कॉम्प्रेसर पे काम करेंगे, है ना। तो कॉम्प्रेसर को सप्लाई आता है ना, कॉम्प्रेसर को सप्लाई आता है, फिर कॉम्प्रेसर की मोटर स्टार्ट होती है। कॉम्प्रेसर की मोटर स्टार्ट होगा और कॉम्प्रेसर क्या करेगा? फिर ये जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो इन ट्यूब में फ्लो होता है। इन ट्यूब में क्या होता है? वो इस तरह से फ्लो होता है। लेकिन उस रेफ्रिजरेंट को इस ट्यूब में फ्लो कराने के लिए पंपिंग लगेगा। वो पंपिंग कैसे करता है? कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर के पास एक मोटर पे काम करता है कॉम्प्रेसर। अगर कॉम्प्रेसर देखा नहीं है आपने तो कोई भी साइकिल जो पंचर निकालता है उसकी दुकान पे जाओ, कॉम्प्रेसर होता है ना, जिसमें से हवा भरते हैं, वो भी कॉम्प्रेसर है। कॉम्प्रेसर जब वो स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टार्ट होता है। तो कॉम्प्रेसर ये जो है इसको भी स्टार्ट करेंगे तो एक मोटर स्टार्ट होगा, जिस मोटर की वजह से घूमेगा और अंदर कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? नोजल से, कहां से? तो साइकिल हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइकिल को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, यहां से प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। नोजल बोलेंगे या फिर एक्सपांशन वॉल बोलेंगे। एक्सपांशन वॉल से हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट है,
हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन इस एवापोरेशन कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एवापोरेशन कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होगा तब उसका नेचर जो होगा वो कौन सा नेचर होगा? गैसियस नेचर होगा। यहाँ से प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा, वो मोटर स्टार्ट हो गए, इस रेफ्रिजरेंट को फ्लो करेगा। तो यहाँ से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि क्या जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, ये भी ना कॉइल ही है, ये भी ऐसा एक टाइप का कॉइल ही है। ठीक हो, ऐसे बताते हैं फिर इसको। ठीक है, ऐसा। तो इस कॉइल के थ्रू हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो है ना, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो वो रेफ्रिजरेंट इन एवापोरेशन कॉइल में फ्लो होता है। लेकिन ये जो फ्रिज के अंदर का है, इसके अंदर हमने दूध रखा होता है, सब्जियां रखी होती है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अपन है, अपनी बॉडी है, अपने पास भी हीट है, वैसे ही जो कंटेंट है फ्रिज का, फ्रिज के अंदर कंटेंट क्या क्या है? दूध है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। उन फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध वगैरह, उसके अंदर भी क्या होता है? हीट होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, जब ये रेफ्रिजरेंट एवापोरेशन कॉइल्स में फ्लो होगा, तो फ्लो होते होते वो उनके कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा? वो इनके कांटेक्ट में, फ्रूट, वेजिटेबल्स, दूध वगैरह, इनके कांटेक्ट में आएगा। ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध वगैरह है, उसको हम बोलेंगे कंटेंट ऑफ फ्रीजर या फिर कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, वो जो भी रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, उसके कांटेक्ट में आता है। वो क्या करता है? उनसे हीट खींचता है, एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि उसका खुद का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, अगर हाथ पे लगा लेंगे तो बहुत ठंडक लगेगी, है ना। उसका टेम्परेचर बहुत कम है, और उसकी तुलना में ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हमने अभी अभी रखे हैं, उनका टेम्परेचर ज्यादा हो। तो वो क्या करता है? हीट खींच लेता है, और हीट खींच करने के बाद वो कहाँ पे आता है? वो इधर कंप्रेसर में आता है। ठीक है, अभी देखना क्या है। बाहर का टेम्परेचर है आपका TH, अंदर का टेम्परेचर है आपका TC। ठीक है, देखना, ये है TH, ये कंप्रेसर लगाया, मान लो ये है TC। TH ऑलरेडी ज्यादा है, TH ऑलरेडी ज्यादा है किससे? TC से। तो ये TC जितना ही, अगर मान लो अपन ने गैस को फ्लो कर दिया TC, तो क्या होगा? TC कम है, TH ज्यादा है, प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। प्रोसेस क्या हो जाएगी? उल्टी। क्या? ज्यादा टेम्परेचर से हीट अंदर आ जाएगी, मतलब बाहर की हीट अंदर इन नली में आ जाएगी, अंदर इन ट्यूब में आ जाएगी, जो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या करना है? उल्टा, इस कोल्ड रीजन से हीट बाहर लेके जाने का है। तो बाहर लेके जाएंगे कैसे? नेचर के विरुद्ध काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से TC जितना टेम्परेचर पे हीट लेते हैं। यहाँ तक आएगा वो गैस, यहाँ तक जब आएगा तो उसका टेम्परेचर TC होगा। यहाँ पे हम उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे, दिख रहा है? यहाँ पे हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। अभी जो काम किया है ना, वो क्या होगा? वो काम हमारा ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगा। कौन? हमारा जो किया हुआ काम है। वो काम क्या करता है? इस गैस को कॉम्प्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसका टेम्परेचर कितना करेगा? TH प्लस कुछ ना कुछ, मान लो X, TH प्लस X। क्यों? क्योंकि अभी जो इधर गैस है, ये वाला गैस का टेम्परेचर ये TH जितने टेम्परेचर से ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या होगा? सेम, जो नेचर के हिसाब से गैस क्या करेगा, उसके पास उसका टेम्परेचर अभी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? गैस अपनी हीट ये हॉट रिजर्वायर को वो रिजेक्ट कर देगा। तब तक रिजेक्ट कर देगा जब तक बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तब तक बाहर का टेम्परेचर कभी अंदर के टेम्परेचर के जितना सेम नहीं होगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमको आर्टिफिशियली इतनी हीट ऐड करनी पड़ेगी, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ तक जब आता है हमारा गैस, उसका टेम्परेचर होता है TC। तो इस अभी पॉसिबल नहीं, कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट लेके जाना पॉसिबल नहीं, नेचर के विरुद्ध है। हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे कॉम्प्रेसर यूज करेंगे। ये कॉम्प्रेसर क्या करता है? गैस को कॉम्प्रेस कर देता है,
कौन सी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। कौन सी प्रोसेस? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन मतलब क्या? ये गैस को कॉम्प्रेस करेगा, लेकिन वो कॉम्प्रेस होते वक्त हीट ना तो बाहर जा सकते कॉम्प्रेसर के, ना बाहर से हीट अंदर आएगी, ना बाहर से हीट अंदर आएगी। हीट जब ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। तो ये कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या होगा, जब भी कॉम्प्रेस करेंगे गैस को, उस गैस का टेम्परेचर है ना बढ़ जाता है, और ये कॉम्प्रेसर बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर देता है। इतना कॉम्प्रेस कर देता है कि जो टेम्परेचर टीसी था गैस का, मतलब रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर टीसी था, वो अभी टीएच से भी बढ़ा कर देता है, टीएच से भी बढ़ा कर देता है। और वो वाला गैस बाद में वो इस कंडेंसेशन कॉइल जो पीछे लगी होती है फ्रिज के, वो गैस को कॉम्प्रेस करके वो लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है ना। तो उस लिक्विड गैस को क्या करता है, फिर पास कर देता है कंडेंसेशन इसमें, तो कंडेंसेशन कॉइल से। तो अभी ये टेम्परेचर हो गया यहाँ पे TH प्लस एक्स जितना, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बाहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा कर दिया इसने। तो अभी ये कॉइल में से जब ये हमारा गैस या लिक्विड गैस जब जाएगा इस तरह से, तो बाहर हीट क्या कर देगा, बाहर हीट रेडिएट कर देगा, बाहर पास कर देगा। जब तक यहाँ तक आते आते उसका टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, TH नहीं हो जाता। तो वापस क्या, यहाँ पे देखो TH जितना है, यहाँ पे गैस रुक जाता है, यहाँ पे नली का जो विड्थ है वो थोड़ा अच्छा है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे विड्थ क्या है, बहुत कम है। और यहाँ से जब गैस निकलेगा तो ऐसा तुरंत एक्सपांड होगा, गैस क्या होगा बाद में एकदम तुरंत एक्सपांड होगा। यहाँ तक टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, लेकिन जैसे ही देखो कॉम्प्रेस करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब उसको एक्सपांड कर दोगे प्रेशर कम होगा। कॉम्प्रेसर में प्रेशर बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, इसलिए मैं बोला प्रेशर का ही खेल है सब। और जब एक्सपांड कर दोगे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जैसा अपना एलपीजी में क्या है, जो सिलेंडर है, जो घरगुती गैस बोलते हैं ना जिसको, लाल कलर का सिलेंडर, उसके अंदर जो गैस है वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में वो ना लिक्विड में होता है। जैसे हम रेगुलेटर घुमाते हैं उसका, जैसे हम उसका रेगुलेटर घुमाते हैं, आवाज आता है हवा का, है ना, हवा लीक का आवाज आता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वापस गैस में। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। ये लिक्विड फॉर्म में गैस जाएगा, गर्म गैस रहता है, इसलिए जब आप फ्रिज के पीछे खड़े रहते हो ना, चालू फ्रिज के पीछे, तो आपको गर्म लगता है। क्यों? इन कंडेंसेशन कॉइल से हीट हमारी बाहर निकल रही होती है, और उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमको गर्म लगता है। यहाँ पे TH जितना टेम्परेचर आ गया, क्योंकि पास कर दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, अभी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। वापस यहाँ पे जब वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होने के टाइम उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इतना तुरंत एक्सपांड होता है ना, वो तुरंत एक्सपांड होने की वजह से उसका टेम्परेचर फिर से कम हो जाता है। और ये भी एक्सपांशन कौन सा होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन। ना हीट अभी बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। हीट बाहर जाने का काम कहाँ से कहाँ तक, ये कंडेंसेशन कॉइल तक। अभी फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगी। कौन सी प्रोसेस रिपीट होगी, वही एक्सपांड होगा, इन प्लेट्स में से जाएगा, इतना कम हो जाएगा अभी उसका टेम्परेचर, पहले जितना था ना TC, अभी उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हीट क्या कर दिया उसने, लूज कर दिया। यहाँ से हीट किधर लूज हो गया, बाहर लूज हो गया। तो पहला टेम्परेचर जो TC था उससे भी अभी कम हो जाएगा यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। तो कम टेम्परेचर, ऐसी साइकिल चलती रहेगी, है ना। तो जो अंदर का टेम्परेचर है TC, वो हमेशा कम होगा, किससे, बाहर के टेम्परेचर से। हर एक साइकिल में और कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा, और ऐसे करते करते अंदर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो बाद में यहाँ पे आपने देखा होगा कि इधर बर्फ जम जाता है, इधर क्या जम जाता है, बाहर बर्फ जम जाता है ना, क्योंकि हर एक साइकिल में हीट हम बाहर छोड़ते रहते हैं, अंदर का टेम्परेचर क्या करते रहते हैं, हम अंदर का टेम्परेचर कम करते रहते हैं। इस तरह से रेफ्रिजरेटर हमारा काम करता है। इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम कर देते हैं। पहले टेम्परेचर TC था, कॉम्प्रेसर में इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, उसको कॉम्प्रेस करके, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। बाद में यहाँ से जब पास होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक। एक कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को फ्लो करा जाता है, इस कांस्टेंट प्रेशर पे गैस फ्लो होता है, उसको बोलते हैं आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक, यहाँ से आइसोबारिक प्रोसेस शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो कॉम्प्रेशन है वो है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, यहाँ पे जो है वो है आइसोबारिक कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेस है ना, लिक्विड फॉर्म में गैस पास हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक कॉम्प्रेशन। उस प्रोसेस से गैस फ्लो होते जाएगा, हीट बाहर देते जाएगा। तो यहाँ से हीट ली, अंदर से जो कोल्डर रीजन है वहां से हीट ली, वापस उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो हीट को बाहर फेंक दिया। वापस यहाँ पे जब एक्सपांड होगा
तो हीट पहले ही हीट कुछ हम बाहर फेंक चुके हैं और जब इधर आएगा तो और ठंडा होगा। इस तरह से हम कोल्डर रीजन से हीट बाहर फेंक देते हैं। तो ये रहता है हमारा काम, ये है रेफ्रिजरेटर का वर्किंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी क्या करते हैं, जैसे हीट इंजन में हमने पढ़ा था इफिशियंसी, यहाँ पे इफिशियंसी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 3 अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। ठीक है, वो कौन से है, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा होता है क्वालिटी फैक्टर और तीसरा नाम है क्यू वैल्यू। ठीक है, क्यू वैल्यू और क्वालिटी फैक्टर एक ही है। काम देखते हैं कैसे उसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो जैसे हीट इंजन में जो इफिशियंसी था उसका फॉर्मूला क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे भी क्वालिटी फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो भी होता है उसको अपन डिनोट करते हैं के से। ठीक है, यहाँ पे क्या है QH QC और अंदर है, यहाँ पे अपन वर्क डालते हैं। हीट इंजन में वर्क हमको मिलता है, यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ता है ना। यहाँ से हीट लेंगे QC जितना और इधर कितना पास करेंगे QH। यहाँ पे इनपुट आउटपुट लगाओ। ठीक है, क्या है आउटपुट अपॉन इनपुट ही है, नाम खाली अलग है ना, फॉर्मूले सेम है। देखो आउटपुट हमको क्या चाहिए, आउटपुट हमको क्या चाहिए, आउटपुट हमको एक चीज चाहिए जो क्या है, हमको ये हीट निकालना है अंदर से, कोल्डर रीजन से हीट निकालना है ना। तो कितना हीट हम निकाल सकते हैं और उसके लिए हमको कितना काम करना पड़ा, एकदम सिंपल है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको आउटपुट क्या चाहिए, सोचो हमको आउटपुट यही चाहिए कि कोल्डर रीजन से हमको हीट निकालना है। तो हम कितना हीट निकाल पाए, QC जितना हीट हम निकाल पाए, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा। हीट इंजन में क्या है, हीट इंजन ने हमको कितना काम करके दिया और उसके लिए हमको उसमें अंदर कितना हीट डालना पड़ा, इस तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे तो ये भाई का कुछ काम नहीं है, उस पर हमको उल्टा काम करना पड़ रहा है। लेकिन आउटपुट क्या चाहिए हमको उससे, कि हमको ये कोल्डर रीजन से हीट निकालना है। तो कितना हीट वो रेफ्रिजरेटर निकाल पाता है और वो हीट निकालने के लिए हमको कितना काम करना पड़ता है। तो वो वाला जो फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला बनता है किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी फैक्टर, क्यू वैल्यू सब एक ही। ठीक है, इस डायग्राम से जाएंगे तो देखो QC और अंदर वो एक और चीज आ रही है वर्क, दोनों मिलके क्या बता रहे हैं QH, है ना। जंक्शन रूल, वर्क आया QC आया, दोनों ने मिलके क्या दिया आपने को QH दिया, सेम। तो देयरफॉर वर्क क्या हो जाएगा, QH माइनस QC। सिंपल है, क्या है ये QC इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हो लगे तो QC प्लस वर्क इज इक्वल टू QH, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC, है ना। इस फॉर्मूले में डालो तो K क्या हो जाएगा, QC अपॉन QH माइनस QC, वर्क का फॉर्मूला डाल दिया, सिंपल। इसी को अगर टेम्परेचर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू ये TH माइनस TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और TH मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ठीक है, तो जितनी K की वैल्यू अच्छी, जितना K बड़ा उतना अपना रेफ्रिजरेटर अच्छा। क्यों, क्योंकि अगर हमको कम काम करने से अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर से बहुत ज्यादा हीट अगर निकाल पाते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेटर क्या है, अच्छा है। कम काम करना पड़ेगा मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी हमारी खर्च होंगी, और कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा हीट हम रेफ्रिजरेटर के बाहर फेंक सकते हैं। तो वो रेफ्रिजरेटर क्या है, सही है ना। हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका K कितना होता है, 5 होता है, जो कि रीजनेबल है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो जितना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा ज्यादा उतना हमारा रेफ्रिजरेटर सही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ नहीं, आपके बुक में बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है, उतना कुछ नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करके देना, इनपुट आउटपुट अच्छे से लिख के देना और आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला आप बना सकते हो। इसी तरह से हमारा एयर कंडीशनर काम करता है, इसी तरह से हमारा हीट पंप काम करता है। एयर कंडीशनर का जो हम K कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से, कुछ नहीं एकदम सेम है, लेकिन वहां पे 2 पावर का रेशो है। यहाँ पे क्या है, ये QC एनर्जी है, ये वर्क भी क्या होता है एनर्जी, 2 एनर्जी का रेशो, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं होता है, यहाँ पे यूनिट नहीं। यहाँ पे क्या है,
एयर कंडीशनर का रेट ऑफ हीट रिमूव्ड अपॉन पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे ना, इलेक्ट्रिकल पावर वैट में कंज्यूम होता है ना। कितने वैट लगता है इस रेफ्रिजरेटर को काम करने के लिए, इस बल्ब को जलाने के लिए कितना वैट का पावर खर्चा होता है। तो यहाँ पे दो पावर का रेशियो, ये एयर कंडीशनर का चल रहा है अभी, रेफ्रिजरेटर खत्म। तो रेट ऑफ हीट रिमूव डिनोट करते हैं एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। और मान लो उसके लिए पावर कितना खर्च किया, पी जितना। एच मतलब क्या? रेट ऑफ हीट रिमूव्ड, है ना। रेट मतलब टाइम, टाइम रेट। मान लो क्यूसी जितना हीट रिमूव हुआ कितने टाइम में? टी टाइम में, ठीक है। अपॉन ये पावर मतलब क्या? वर्क अपॉन टाइम। देखेंगे तो क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही है। फॉर्मूला क्या आ रहा है? दोनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन वो डेफिनेशन किसके टर्म में लिख रहे हैं? डेफिनेशन वो पावर की टर्म में लिख रहे हैं। और इस तरह से K इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच मतलब रेट ऑफ हीट रिमूवल, पी मतलब पावर कंज्यूम। कुछ नया नहीं था, नहीं पढ़ा था तो भी चलता, ठीक है। तो ये था हमारा रेफ्रिजरेटर प्रोसेस, है ना। हीट पंप क्या होता है, उल्टा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर पढ़ा, रिवर्स हीट इंजन भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।